जैसे आज की मेरी जो स्टोरी है इस तरफ मैं उससे हट के आया हूँ क्योंकि रोड की स्टोरी जो मैं कर रहा था तो मढ़ोड में पहुंचा हूँ। यहाँ बहुत पुरानी पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। आप बोलता है देख रहे हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर हाड़ी मढ़ोड। कमोबेश अगर मैं बात करूंगा तो इस जो सेंटर पे मैक्सिमम अगर बात की जाए अप्रॉक्सीमेटली 40 से 50 हजार लोगों का दारोमदार है, यानी हाड़ी मढ़ोड डोडी लगभग मोड़ा बछाई भी इस पर जो डिपेंड है। अब डिस्पेंसरी जो हेल्थ सेंटर के अंदर क्या क्या फैसिलिटी है इस पर हम ये देखेंगे, इस पर हम बात भी करेंगे। यहाँ जो इंतजामिया है डॉक्टर है उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज है, और कोशिश करेंगे कि लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ आईपीडी भी होती है, जो डिपार्टमेंट लगभग अगर हम बात करें तो सारे हैं, जिसमें डेंटल की बात करें डेंटल डिपार्टमेंट है, एक्सरे है, लेबोरेटरी है, ओपीडी भी होती है, आईपीडी भी होती है। तो ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है मढ़ोड में इस वक्त में मौजूद हूँ। कमोबेश 40 से 50 हजार लोगों का जो दारोमदार है। सबसे अंदर चलने से पहले मैं यहाँ हमारे साथ मौजूद है सरपंच सिकंदर नूरानी साहब, इनसे हम बात करेंगे। नूरानी साहब, आपकी पंचायत में आज तो मैं रोड की स्टोरी कवर कर रहा था तो सोचा कि हेल्थ सेंटर की भी स्टोरी कवर कर लूँ। तो किस तरह से देखते हैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, आपने इसमें क्या क्या अमेंडमेंट की है, यहाँ क्या क्या हो रहा है, लोगों को किस तरह से जो है फैज़याब किया जा रहा है? सबसे पहले महमूद जी, मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने फार फलांग एरिया में जहाँ पर जो है बड़ा मुश्किल है यहाँ पर गाड़ी को लेकर आना, क्योंकि बड़े बड़े खड्डे हैं, सड़क खराब है, उस पर भी आप देखेंगे स्टोरी चलाएंगे। लेकिन मैं शुक्रिया आपका अदा करता हूँ, आपकी टीम का वक्तन फक्तन हमारी आवाज बनते हो इन इलाकों की। तो जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि मैं यहाँ का मकामी सरपंच हूँ, मेरी ही पंचायत में ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, बहुत पुराना है। और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है हुकूमत की तरफ से जो पहले हुकूमतें थी, सरकारें थी, तो उस वक्त तो यहाँ पर कोई आता ही नहीं था। जो कोई मिनिस्टर बन गया या एमपी बन गया तो इस इलाके की तरफ किसी ने जो है बिल्कुल जो है वो आवाज बनने के बजाय वो जम्मू में बैठ जाते थे और कोई मामला यहाँ का कहीं पर बालाए जो है अब आगे तक सरकार तक नहीं पहुंच पाता था। बहरहाल कोशिश की हमें, जब लोगों ने चुना तो हम कोशिश कर रहे हैं उस वक्त से अभी तक। अभी हमें 4 साल का अरसा हुआ है। इसमें आप देखें, मैं कई आपको वीडियोज मीडिया की हर जगह पर बता सकता हूँ कि पीएचसी हाड़ी मरोड के लिए हमने कितनी मांगे की और उसमें कहीं ना कहीं हम कामयाब भी हुए हैं। थोड़ी सी एक मसला है कि यहाँ पर जो ये पुराने तरज की बनी हुई पीएचसी है, जहाँ पर नया इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए, उसके लिए हमें लैंड जरूरत है। तो लैंड बहरहाल है, हमने जो हमारे कंसर्निंग सुरकोट में जो बीएमओ साहब है या सीएमओ साहब है उनके नोटिस में हमने लाया है। तो इंशाल्लाह हमें जल्द से जल्द जगह भी हम निशानदेही करके बताएंगे, वहां पर इसको मुंतकिल करवाएंगे। रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे आपने बात की, किसी भी पीएचसी को, किसी भी अस्पताल को चलने के लिए वहां पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर डॉक्टर हैं तो डॉक्टरों के पास अगर मशीन जो यहाँ पर बाकी जो चीजें उनको जरूरत है, जैसे टेक्नीशियन है उनको जो चीजें जरूरत है, तो वो ना हो तो उनका क्या फायदा है यहाँ पर लोगों को। जैसे मैं आपको बताता चलूं, बड़ी हमने 3-4 साल में पहले जो है एक मांग की थी यहाँ पर एक्सरे मशीन के लिए। तो आप कंसर्निंग जो यहाँ के एमओ है उनसे भी आप पूछे, हमने मांग की तो बहरहाल जो है हमें एक्सरे मशीन दी गई। और एक्सरे मशीन तो दी गई, लेकिन अब हमारे पास जो है टेक्नीशियन नहीं है। एक्सरे टेक्नीशियन के बगैर वो दफंग पड़ी हुई है 1 साल से, जहाँ पर आप देख सकते हो। और दूसरे यहाँ पर जगह भी नहीं है, और जगह न होने की वजह से भी वो नहीं चल सकती, उसके लिए एक टेक्नीशियन की जरूरत होती है। इसके अलावा हमारे पास, मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पर जो है हमें ये जो पीएचसी है इसको अच्छे तरीके के साथ चलाने के लिए यहाँ पर हमें और ज्यादा और चीजें जरूरत हैं, जिनमें हमें नई जो मशीनें हैं, मशीनरी है, वो यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पर ये बुरी हालत में है, इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए गवर्नमेंट को जिस तरीके से भी। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं, 5 बेड जो है वो मैं लाया हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हैं अंदर जो है पुराने जो 30 साल 20 साल पुराने थे वो भी चेंज हमने करा के 5 जो है नए लगाए। बाकी एमओ साहब भी आपसे बात करेंगे, जो चीजें यहाँ पर जरूरत है, जो स्टाफ है हमारा वो जितना उनके अंदर कैपेबिलिटी है उसके तहत वो काम यहाँ पर कर रहे हैं। ये हमारी जो देख सकते हैं आप, यहाँ पर नर्सिस हैं या मैडम्स वगैरह जो हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या इसके अलावा भी जो स्कीमें हैं उनको अच्छे से यहाँ पर रन कर रही हैं। लेकिन मजीद यहाँ पर जो है इस पीएचसी पर 40 या 50 हजार, जैसे पहले आपने बताया, यहाँ पर आबादी है। जो गरीब लोग हैं, मस्कीन लोग हैं, जो डोकू में रहने वाले लोग हैं,
उनको इसका तभी फायदा हो सकता है कि इस पीएससी को मॉडर्न पीएससी बनाया जाए, और ताकि जिस तरीके की जम्मू की पीएससी है, जिस तरह पुंछ में पीएससी चल रही है, जिस तरीके से आपने लसाना जो हाईवे है वहां पर आपने 2 एम्बुलेंसेज उनको दी है वहां पर, लेकिन यहाँ पर एम्बुलेंस रो 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 के एक पुरानी एम्बुलेंस हमने पिछले साल लाई, वो वहां पर खड़ी है और उसका ड्राइवर जो बीमार है, अल्टरनेटिव दूसरा हमारे पास एक चाहिए हमें, या फार फलांग एरिया में दूसरा एक ड्राइवर हमें चाहिए, वो भी मैं डिमांड करता हूँ आपके चैनल की वसातत से, और एक एम्बुलेंस हमें दी जाए। एक तो हमारे डीडीसी शाहनवाज भाई ने एक जो है यहाँ लोगों को जो है एक एम्बुलेंस दिया, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन मजीद हमें एक एम्बुलेंस की जरूरत है, वो चाहे डिपार्टमेंट दे चाहे कोई और हमारा लीडर दे, तो हमें असल जरूरत है। इसके अलावा भी यहाँ जो है हम मैडम जो हमारी इस वक्त सीएमओ है वो भी अच्छा काम कर रही है डिस्ट्रिक्ट में, और हमें फख्र है कि एक हमारी वुमेन जो फीमेल सीएमओ है इस वक्त, और ये भी हमें फख्र है पूछ की है, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ एज ए सरपंच, एज ए रिप्रेजेंटेटिव के वो भी हमारी इस पीएससी में तशरीफ लाएं। मैंने उनको पहले भी मदू किया था, अगर वो आपके जरिए सुनेंगे तो उनको भी मैं कहता हूँ कि वो भी यहाँ पर तशरीफ लाएं, और यहाँ पर फिल फॉर जो हमने डिमांड रखी है वो हमारी डिमांड जो है वो पूरी की जाए। आसमान अली है, सिकंदर नूरानी थे, हम अंदर पीएससी में भी चलेंगे, लेकिन इनकी जो मांग है कि इसको मॉडर्नाइज किया जाए, काफी लोग जो है इस पीएससी पर मुनस्सिर हैं, यानी गरीब लोग जो है जिनकी रसाई यहाँ से सुरनकोट तक नहीं हो सकती है या प्राइवेट कहीं जाके नहीं दिखा सकते, उनको यहाँ पे फायदा होना चाहिए। हम पीएससी के अंदर चलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के पर भी बात करेंगे, और यहाँ के जो एमओ है डॉक्टर साहब है, हम उनसे भी बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलेंगे अंदर, जो देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ क्या क्या मौजूद है, किस तरह से है, डिपार्टमेंट क्या है। सबसे पहले हम आएंगे लैब, ये लैब डिपार्टमेंट है। मैं खुद भी मेडिकल। जी, मेरा नाम है मुसरत हुसैन। बैठिए मुसरत साहब, आप लैब टेक्नीशियन। जी मुसरत साहब, आप यहाँ कौन कौन से टेस्ट जो है जो यहाँ अवेलेबल है लोगों के लिए करते हैं? देखिए, टेस्ट के बारे में ये है कि जिस हिसाब से हॉस्पिटल है, पीएचसी अभी मॉडर्न नहीं बनी है, जितना तक यहाँ पे इंतजाम है हमारे पास, उसके हिसाब से रूटीन टेस्ट हो रहे हैं। एचबी हो रहा है, विडाल हो रहा है, मलेरिया पैसेट देखा जाता है, शुगर हो रही है, ब्लड ग्रुपिंग एक्सेट्रा, जो रूटीन टेस्ट है। अब जो इससे हटके हैं, जो हमें जरूरत है, एक डीएमसी होती है इसी लेवल पे, जैसे लसाना में है, तो डीएमसी ये नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि जब तक ये पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तब तक डीएमसी नहीं बनेगी। जब ये हॉस्पिटल बड़ा बनेगा तब डीएमसी भी बनेगी, तो हम उस काम को बढ़ाएंगे, हमारे पास सामान है। फिलहाल जितना हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से मैं यहाँ अकेला टेक्नीशियन 10 साल से हूँ यहाँ पे, और जितना सामान दिए उसके हिसाब से रूटीन टेस्ट ठीक चल रहा है। यानी लेकिन जितनी जरूरत है, जैसे नूरानी साहब ने फरमाया कि ये मॉडर्न होनी चाहिए, तो इसको बढ़ाना चाहिए, नया स्ट्रक्चर बनना चाहिए। जब वो बनेगी तो तब हमारी जरूरत भी लैब की बढ़ेगी। जितना होना चाहिए उतना नहीं है, पर जितना दिया गया उसके अकॉर्डिंग ठीक चल रहा है। यानी जो पीएससी के जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंगली चल रहा है जी। उसके बाद यहाँ के लोगों को पता है, मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ। जो रूटीन टेस्ट में आते हैं 8-10 टेस्ट हैं, वो चल रहे हैं, उसके रिजल्ट्स भी हैं और मतलब मिल रहा है वो। जो इनको यहाँ चीज जो टेस्ट अवेलेबल कराए गए हैं, मसरत साहब का ये कहना है कि वो टेस्ट यहाँ हो रहे हैं, और जैसे नूरानी साहब ने बताया कि इस लैब को अपग्रेड किया जाना चाहिए। जैसे यहाँ आप लिपिड प्रोफाइल करें, यहाँ आप एलएफटी करें, यहाँ आप केएफटी करें, यहाँ सीबीसी किया जाए, ताकि जो इतनी बड़ी आबादी इस पीएचडी पे मुनस्सिर है और जो इस पर डिपेंडेंट है उनको फायदा पहुंचे। एक चीज और कहना चाहता हूँ कि जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, जैसे नूरानी साहब ने फरमाया कि डॉक्टर्स भी बढ़ेंगे, जैसे एक्सरे टेक्नीशियन है, तो फिलहाल तो एक भी नहीं है। अगर ये मुझे भी एक टेक्नीशियन की जरूरत है कि ये मैं यहाँ पे जब ये काम भी बढ़े, फिलहाल जितना चल रहा है इसके हिसाब से भी 2 टेक्नीशियन तो होने जरूरी है, और मेरी डिमांड ये है कि टेक्नीशियन मेरा साथ ही होना चाहिए। बिल्कुल, यानी जैसे मसरत साहब का कहना है कि मान लो इमरजेंसी है, जरूरत पड़ सकती है, खुशी कमी है, तो यहाँ अल्टरनेट टेक्नीशियन जो होना चाहिए, क्योंकि जब ये छुट्टी पे जाए तो लोगों को परेशान ना होना पड़े। अब इसी के साथ हम अंदर चलेंगे, डेंटल सेक्शन भी देखेंगे और वार्ड पर भी नजर लगाई जाएगी। जैसा आप देख सकते हैं कि बायो वेस्टेज का जो सिस्टम है प्रॉपर तरीके से डस्टबिन यहाँ लगे हुए हैं। तो हम वार्ड की तरफ चलते हैं। वार्ड में ये देखेंगे कि बेड जो है यहाँ 5 बेड मुनस्सिर है, तो जिसमें ये नूरानी साहब का कहना था कि ये उन्होंने कोशिशें करके वो यहाँ लाए हैं। लेकिन अच्छा है, ठीक है, सफाई भी है,
अच्छा है, बैटरी 5 बेड है, लेकिन इस वक्त अगर कोई आईपीडी नहीं है तो ये अलग बात है, ये हम एमओ से बात करेंगे। अब डेंटल सेक्शन में भी चलेंगे, हम डेंटल सेक्शन को देखना चाहेंगे। यहाँ डेंटल नहीं है, इश्यूज आ रहे हैं। अब यहाँ इशू ये है कि डेंटल टेक्नीशियन है लेकिन काम चेयर पे होता है, बेड पे लटा के नहीं होता। अगर टेक्नीशियन है तो चेयर नहीं है, जो सामान उनको चाहिए वो नहीं है। आप कब से नहीं? 4 साल हो गए। 4 साल से, यानी 4 साल से आपके पास चेयर नहीं है। यहाँ कोई मटेरियल नहीं है। अच्छा, आपने रिक्वायरमेंट दी? मैंने रिक्वायरमेंट दी, 2 बार रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसको कुछ नहीं। थोड़ा सवालिया निशान आता है उल्टा। एक्सरे है, टेक्नीशियन नहीं है। डेंटल टेक्नीशियन है, चेयर नहीं है। तो मेरी गुजारिश रहेगी इंतजामिया से कि ये इसको हम भूल भुलैया कहेंगे कि आप इस पर ध्यान दीजिए। अगर टेक्नीशियन पिछले 4 साल से अपनी सर्विस यहां दे रहा है तो वो काम क्या कर रहे हैं, वो किस तरह से चेक करेंगे, क्या करेंगे? तो ये एक सवालिया निशान है जो सीएमओ साहब हैं, डिप्टी कमिश्नर पुंछ हैं, जो भी इंतजामिया है वो इस पर जरूर नजर रखें। इसी के साथ हम चलते हैं एक्सरे रूम में। ये एक्सरे रूम, एक्सरे की मशीन कितनी महंगी है ये आप बता सकते हैं या दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ बुरका डलवाया हुआ है, इसको एक्सरे को पर्दे में रखा हुआ है। ये एक्सरे की मशीन है। एक्सरे का एक अहम रोल है, चाहे वो हम चेस्ट डिजीज की बात करें या एक्सीडेंट की बात करें। तो डॉक्टर अगर कोई भी चीज फाइंड आउट करेगा, किसी भी मरीज का इलाज करेगा तो वो एक्सरे पे करेगा। लेकिन एक्सरे मशीन यहाँ डिस्पेंसरी रूम में है, मुझे लगता है ये डिस्पेंसरी है, स्टोर है, ये स्टोर रूम में है। तो मशीन स्टोर रूम में है, टेक्नीशियन का कोई पता नहीं। ये मशीन सियासत का शिकार हुई है। पिछले कुछ अर्सा में कहीं पहले टेक्नीशियन आए थे, यहाँ बड़ा हल्ला मचा था सोशल मीडिया पे कि हमने एक्सरे मशीन इंस्टॉल करा दी है। अरे भाई साहब, इंस्टॉल हुई है, उसको चलाएगा कौन? मैं और आप तो नहीं चला सकते। मशीन चलाने वाला जब कोई होगा तब आपकी सियासत का फायदा लोगों को होगा। अपने वोट के लिए, अपने वोट बैंक के लिए इन चीजों को इस्तेमाल मत कीजिए, ये गरीब लोग हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि डिपार्टमेंट इस चीज पे एक नोटिस लेगा और ये मशीन जो है, एक्सरे मशीन जो है, यहाँ इनको जगह जो दी जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा और अलग सिस्टम, एक्सरे का सिस्टम टोटली अलग होता है। यहाँ इसमें काफी जो डेंजरस रेज होती हैं, उस चीज के लिए एक अलग सेपरेट रूम बना के एक्सरे मशीन को इंस्टॉल किया जाएगा और ताकि लोग इस चीज का फायदा लें। अब यहीं पे देखेंगे कि वैक्सीनेशन जो है यहाँ हो रही है, अच्छा लग रहा है। फ्रिज वगैरह भी मुझे नजर आ रही है, पता नहीं चलते या नहीं चलते, ये मैं चेक करूंगा। तो अलबत्ता वैक्सीनेशन जो है यहाँ हो रही है। किस तरह की वैक्सीनेशन हो रही है, कौन कर रहा है, वो हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम चंपा रानी है, एज CHO। अच्छा जी, चंपा जी, आप एज ए CHO यहाँ काम कर रहे हैं। चंपा जी, कौन कौन सी वैक्सीनेशन जो है यहाँ लोगों में कराती है आप? किस तरह की वैक्सीन जो है वो करते हैं? हमारे पास 11 किस्म की वैक्सीन है जो हम बच्चों को दे रहे हैं। तो टाइम टू टाइम बच्चे आ रहे हैं, हम दे रहे हैं, लेकिन हमको सबसे ज्यादा परेशानी ये आ रही है कि ये सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान है। तो हमारे जो फ्रिज है ये अपनी दीवार से कम 10-15 इंच तकरीबन आगे होने चाहिए। लेकिन हमारा कमरा जो है ये बड़ा टाइट है कि हमको भी बैठना है। मेरी MPW बैठती है और जहाँ मेरी आशा आती है, कम से कम मेरी 6 आशा है और उसके साथ पेशेंट भी आते हैं। इम्यूनाइजेशन डे वाले दिन हमें इतनी दिक्कत आती है कि कहाँ हम उस MPW को बिठाएं, कहाँ हम अपनी आशा को बिठाएं और कहाँ हमारी इतनी बेनिफिशियरी बैठेगी। माताएं जो बच्चों के साथ आती हैं उनको हम कहाँ बिठाएं? कमरे टाइट होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक सामान है। आप देखो ये बिजली के जो तारें लगी हुई हैं, 2 हमारे फ्रिज हैं, उधर हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये इन्वर्टर वगैरह लगा हुआ है। कम से कम इसको वक्फा काफी होना चाहिए। अब उसी के साथ ही हमारा इम्यूनाइजेशन टेबल है। अब ओत को वहां बिठाना है, चेकअप करना है, ये हमें बड़ी दिक्कत आती है। अच्छी बात है। वैक्सीन की चंपा मैडम से जब बात हुई, उन्होंने अपनी जो जरूरत है वो आपके साथ रखी है, आपके साथ साझा की है। जिस कमरे में मैं खड़ा हूं, मुझे लगता है ये कोई 8 बाई 10 का
या कम भी हो सकता है जिसमें यहाँ वैक्सीनेशन टेबल भी लगा है, वैक्सीनेशन चेयर भी लगी है, जो सामान है जिसमें वैक्सीन को प्रिजर्व किया जाता है, उसको बचाया जाता है, वो भी लगी है। और एक इतनी कम जगह में इतना काम नहीं हो सकता। अब मान लो कोविड के दौरान जिन लोगों ने कैसे काम किया होगा, जब हम सामाजिक फासला मेंटेन करते थे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते थे, तो वो यहाँ कैसे वैक्सीन की जा रही है। एम्प्लॉय को भी खतरा है, जो वैक्सीनेशन जिसको होती है उसको भी खतरा था। तो आज आके अभी तक जो मैंने ऑब्जर्व किया है, इस मरहोट पीएचसी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत जरूरत है। यहाँ बहुत बड़ी कमी है जो इन लोगों को मिलनी चाहिए, क्योंकि इस पीएचसी पे बहुत सारे लोगों का दारोमदार है, बहुत सारे गांव का दारोमदार है। इसके साथ हम चलते हैं बाहर भी। आपको छोटी सी बात बता देंगे कि अगर हम किसी मतलब औरत को या किसी बच्चे को जब भी हम इम्यूनाइज करेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, कम से कम हम उसको 20 मिनट पर बिठाना है। 20 मिनट तो बिठाना है। किसी को कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास जगह ही नहीं है, तो हम इसको बिठाएंगे कैसे? ये हमें बड़ी परेशानी आ रही है। कोशिश रहेगी हमारी कि आला इंतजामिया तक, हुकाम तक यहाँ की जो इन लोगों की गुहार है एनटीपीएससी के अंदर। जब हम लोग अंदर दाखिल हुए तो यहाँ देखा है कि मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वो बाहर से दिखाएंगे। जब आप एंट्रेंस में आ रहे हो, एंटर हो रहे हो, तो वहां की जगह कितनी कंजेस्टेड है। अगर यहाँ डस्टबिन लगे हुए हैं तो इनके साथ मुझे लगता है 5 फुट का फासला होना चाहिए, जो कि 1-1.5 फुट का फासला है। तो इंतजामिया को चाहिए कि सीएमओ साहिबा को चाहिए कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है बढ़ाया जाए। इसके साथ हम एमओ है हमारे, हम उनसे भी बात करेंगे। नाज़रीन, आपने देखा एक बार सवाल उठते रहते हैं, क्योंकि मीडिया में काफी चर्चा देखा था मैंने इस डिस्पेंसरी का। यहाँ ये एलिगेशन भी लगाए जा रहे थे कि डॉक्टर्स नहीं होते हैं, वहाँ पैरामेडिकल स्टाफ नहीं होता है, वहाँ लैब वाला नहीं होता है। आज जब मेरा टूर था, सड़क की स्टोरी कर रहा हूँ मैं, उससे हट के ये की है, तो मैंने जो यहाँ अंदर आके देखा है, मैं लैब में भी गया हूँ, वैक्सीनेशन रूम भी देखा है, उसके बाद एक्सरे की हालत भी जो देखी है, तो वो मैं भी एक्सप्लेन करूंगा कि ये चीज क्या है। सबसे पहले हमारे साथ एमओ यहाँ मेडिकल ऑफिसर जो है मौजूद हैं, डॉक्टर यूसुफ साहब, उनसे हम जानेंगे कि डॉक्टर साहब को किन किन चीजों की यहाँ दिक्कत आ रही है और कितनी आबादी पर मुश्तमिल है ये पीएचसी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आबादी की अगर हम बात करेंगे, आपके पास किस टाइप का पेशेंट आता है और किस किस इलाके से आता है? जी भाई साहब, हमारे पास हर टाइप के पेशेंट जो यहाँ पे बीमारियाँ होती हैं इंसानों के साथ, हर टाइप के पेशेंट आते हैं। जो यहाँ हमारे पास प्राइमरी ट्रीटमेंट हो सकती है वो हम करते हैं, जो रेफरल की जिनको जरूरत होती है उनको हम रेफरल देते हैं सोनकोट में। अगर आबादी की बात की जाए तो अप्रॉक्सीमेटली जहाँ तक मुझे सोर्सेज ने बताया कि 40 से 50 हजार लोग हैं, जैसे मोड़ा बछाई, डोडी, हाड़ी, रजाड़ा, मरहोट, तो इतने लोग यहाँ तो आते हैं। आपकी जो फिलहाल ओपीडी है वो कितनी रहती है पर डे? हमारी 30 से 40 से 50 के आसपास रहती है। हाँ, जिसमें नॉर्मली जो पेशेंट है, जैसे फीवर वाला है, फीवर वाला है, इस तरह के पेशेंट हैं। फीवर है, खांसी के हैं, एब्डोमिनल पेन करते हैं यूज करके, कोई भी ट्रीटमेंट जो है उसको यहाँ अवेलेबल है, सबका डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। तो हमारे पास जो मतलब ज्यादा प्रॉब्लम जो हमें रहती है पेशेंट की, वो फीवर के हैं, कफ के हैं, एक बाइट के आते हैं, डार्क बाइट के भी। तो डॉक्टर साहब, आपकी जरूरियात जो है इसको पता, यहाँ जब मैंने देखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी कमी महसूस की है मैंने, तो किस तरह से, क्योंकि टेक्निकली आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि आपको किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्या आपने कभी लिखा इससे पहले किसी को आपकी जरूरियात में वो क्या क्या है? क्योंकि एक्सरे मशीन में देखा है, एक्सरे मशीन है, टेक्नीशियन नहीं है, जगह नहीं है, डेंटल टेक्नीशियन है लेकिन डेंटल चेयर नहीं है, सामान नहीं है। इस तरह से क्या क्या जो लोगों को फैज़याब करने के लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी और किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए? जी भाई, इसमें जो है सबसे पहला जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो बिल्डिंग को अपग्रेड करना है। ये जगह यहाँ मैंने जो थी, ये डिपार्टमेंट को, हमारे हायर अथॉरिटीज को पता है, डीएमओ साहब को पता है कि हमें यहाँ इस बिल्डिंग की जितनी जगह हो पाई है इसके साथ जगह नहीं मिल रही। वो फाइल भी बड़ी दफा बुक करती थी, उसका भी अभी तक कुछ सोल्यूशन नहीं निकला है। आप डीएमओ साहब से पहले मेरी बात हुई थी कि हम इसी को सेकंड स्टोरी, थर्ड स्टोरी तक शिफ्ट करते हैं, वो भी एक ऑप्शन है कि
इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस जो है वो बढ़ जाएगी। जैसे आपने कहा कि डेंटल टेक्नोलॉजी जो है, लेकिन डेंटल चेयर नहीं है। अगर चेयर होती भी है तो हमें चेयर रखने की जगह नहीं है। जैसे हमारे पास एक्सरे मशीन है तो उसके रखने की जगह नहीं है, हमने स्टोर में ही उसको रखा हुआ है। स्टोर खाली करके हमने डॉक्टर के किसी रूम में सारा स्टोर का सामान जो है वो डेड स्टॉक वहाँ शिफ्ट किया हुआ है और वो मशीन भी वहाँ रखी हुई है। रखी इसलिए थी कि टेक्नीशियन आ जाएगा तो ये फंक्शनल हो जाएगी। तो बीच में टेक्नीशियन ना आने की वजह डिपार्टमेंट के पास ना हो कोई अवेलेबल ट्रेंड बंदा, तो ये है हमारी मेन के सबसे पहले तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ सकता है, वो बिल्डिंग को अपग्रेड करने से हो सकता है। या तो कहीं और जगह ले जाए, जैसे यहाँ के PRI जो पब्लिक के जाने वाले पब्लिक के मनाने वाले लोग हैं, तो वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, हमने भी कोशिश की है, पर अभी तक इसका कोई सोल्यूशन निकला नहीं। तो अगर नहीं निकलता तो इसी बिल्डिंग को अपग्रेड किया जाए तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। काफी रही है डॉक्टर साहब, आपके पास एक्सरे की मशीन है, वो एक अलग बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है, तो ये किस तरह से डिमांड आपने रखी थी, किस तरह से पूरी हुई? जी भाई साहब, ये पब्लिक की डिमांड थी। 2-2.5 साल पहले जब बैक टू विलेज की टीमें आई थी तो यहाँ के जो सरपंच साहब हैं वो भी यहाँ साथ थे, तो मौके पर ये डिमांड रखी थी, एक तो इस बिल्डिंग को इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने की, डेंटल चेयर भी उसमें ये एक्सरे मशीन भी। तो एक्सरे मशीन तो आ गई, बिल्डिंग अपग्रेड और डेंटल चेयर का भी कह रहे हैं कि आने वाली है। बिल्डिंग का तो पता नहीं कब तक अपग्रेड होगी। तो ये यहाँ के लोकल जो सरपंच साहब थे उनकी डिमांड से हुआ है। नदीम, ये जरूरी रहता है हमारे लिए, हमारे एरिया में, हमारे इलाके में ये ट्रेंड है कि कोई भी चीज पड़ती है तो हर इंसान क्रेडिट लेने की कोशिश करता है, खासकर जो सियासी खेमे में यही चीज रहती है। और इस मशीन पर भी कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन आज ये क्लियर हुआ है कि यहाँ बैक टू विलेज की जो टीम आई थी, यहाँ जो यहाँ के मकामी सरपंच हैं सिकंदर नूरानी, उन्होंने ये डिमांड रखी थी और बेड भी आए और एक्सरे की मशीन भी आए और उम्मीद है कि डेंटल चेयर भी आ जाएगी। बस शुक्रिया डॉक्टर साहब बात करेंगे। नदीम, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की है इसके इंफ्रास्ट्रक्चर से, बताया कि कमी तो महसूस हो रही है। अब यहाँ जैसे नूरानी साहब ने पहले बात की थी, उन्होंने कहा है उन्होंने कोई बेड भी यहाँ प्रोवाइड कराए थे। तो इस उम्मीद के साथ मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा और सबसे विदा लूंगा कि आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। देखते रहिए RN।